नमस्कार दोस्तों। थ्योरीज इन आईआर के अपने नए वीडियो में आज हम मार्क्सवाद इन आईआर पर चर्चा करेंगे। मार्क्स ने वस्तुतः आईआर का कोई सिद्धांत नहीं दिया था, इसीलिए मार्टिन बाइट का कहना था कि मार्क्सवाद का इंटरनेशनल रिलेशन में कोई सिद्धांत ही नहीं है। लेकिन अन्य चिंतक जो है मार्क्सवाद के, उन्होंने आईआर में कई सिद्धांत दिए, है ना। इसकी बेसिक एजम्पशन जो है वो हम पहले देखेंगे, मुख्य धारणाएं जो हैं। ठीक, तो इनका कहना था कि विश्व को जो डोमिनेट करता है वो है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, कि ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो विश्व को डोमिनेट करता है। और ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्रभुत्व किसका होता है? डोमिनेंट क्लास का, प्रभुत्वशाली वर्ग का। प्रभुत्वशाली वर्ग मतलब जो पूंजीपति वर्ग है, उनका इसमें डोमिनेंट होता है। इनका कहना था कि जो मुख्य कर्ता है, जैसे यथार्थवादी बोलते थे कि मुख्य कर्ता राज्य है, लेकिन ये कहते थे कि मुख्य कर्ता राज्य नहीं है केवल, बल्कि एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, है ना, ये सब भी मुख्य कर्ता की भूमिका निभाते हैं। इनका अगला विचार ये है, बेसिक एजम्पशन ये है कि उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद पूंजीवाद का ही विस्तार है। मतलब उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का ही विस्तार है, और पूंजीवाद जब और बढ़ता जाता है तो उपनिवेशवाद का रूप ले लेता है, साम्राज्यवाद का रूप ले लेता है। इनका अगला मुख्य विचार ये है कि राज्य जो है वो केवल बल का प्रयोग नहीं करता, राज्य केवल बल का प्रयोग नहीं करता बल्कि हेजेमनी का प्रयोग भी करता है। हेजेमनी मतलब होता है प्रभुत्व, कि हेजेमनी का भी प्रयोग करता है, आपकी सहमति द्वारा भी शासन करता है राज्य। ऐसा इनका विचार था। तो इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे जिससे हमको आसानी हो इसको समझने में। ठीक है, एक होता है ग्रामसीवाद, ये रॉबर्ट कॉक्स देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इसको हम अच्छे से समझेंगे। एक होता है क्रिटिकल थ्योरी, है ना, एक होती है डिपेंडेंसी थ्योरी या निर्भरता सिद्धांत, और एक होता है इंपेरियलिज्म थ्योरी। ठीक है, तो एक एक कर कर हम इनको समझेंगे, इसके प्रमुख चिंतकों को समझेंगे, और मुझे विश्वास है कि इससे ज़रूर प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में। यूजीसी नेट जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, सब में इससे सवाल आता है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। हम शुरू करते हैं इंपेरियलिज्म की जो थ्योरीज हैं उनसे। तो इसके प्रमुख चिंतक जो हैं, मतलब वो हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का प्रमुख विचार जो है वो अति साम्राज्यवाद का सिद्धांत देते हैं। टॉल्स्टॉय अति साम्राज्यवाद का सिद्धांत। साथ ही इन्होंने कंबाइंड व अनइवन डेवलपमेंट का विचार भी दिया, कि ये कहते हैं कि कंबाइंड डेवलपमेंट होता है, कि कोई भी राज्य अकेला विकास नहीं कर पाता बल्कि कंबाइंड होता है, मतलब उसको अन्य राज्यों की ज़रूरत होती है ना। कंबाइंड मतलब साथ मिलकर विकास करते हैं। और साथ मिलकर विकास कैसे करेंगे कि कोई राज्य होगा वो कच्चा माल मुहैया कराएगा, कोई राज्य उससे तैयार माल बनाएगा और बाकी राज्यों में बेचेगा। तो सभी राज्य एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, और अगली बात करते हैं ये अनइवन डेवलपमेंट, मतलब सभी का जो विकास है वो एक जैसा नहीं होता बल्कि अनइवन होता है। ऐसा इनका कहना था टॉल्स्टॉय का। तो इससे एक चीज प्रश्न आ सकता है कि अति साम्राज्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो टॉल्स्टॉय ने दिया। ठीक है, अगली चिंतक हैं रोजा लग्जमबर्ग। इनकी पुस्तक है, बुक मैं जिसकी बताया हूँ आप उसकी बुक देखिएगा। जैसे टॉल्स्टॉय की कोई महत्वपूर्ण बुक दिखती नहीं है, इसलिए उसका मैं बताया नहीं हूँ। रोजा लग्जमबर्ग की बुक है द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, और इन्होंने कहा कि पश्चिमी यूरोप में जो पूंजीवाद का विकास है वो प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, मतलब कि वे प्री कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी हैं, जो समाज है, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, जैसे विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी सहायता से जो पश्चिमी यूरोप हैं, जैसे
इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन देशों का विकास इनकी सहायता से हुआ है। वो अपने दम पे विकास नहीं किए हैं बोले, बल्कि प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से उनका विकास हुआ है। जो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जैसे अफ्रीका के देश, एशिया के देश, इनका शोषण करके ये विकास कर पाए हैं। ऐसा बोलती थी रोजा लग्जमबर्ग अपनी बुक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में। ठीक है, मतलब बुक का नाम से आपको समझ आता है कि एक्यूमुलेशन मतलब जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसका एक्यूमुलेशन। अगले चिंतक हैं लेनिन। लेनिन बहुत महत्वपूर्ण चिंतक हैं, इनसे सवाल काफ़ी सारे आए हैं यूजीसी नेट में, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इनकी बुक है इम्पीरियलिज्म इज़ द हायर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। लेनिन बोलते हैं कि पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था जो है वो है साम्राज्यवाद। ये सवाल ये सीधा पूछा गया था 1-2 साल पहले नेट में कि ये कथन किसका है, तो ये लेनिन का है कि पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था साम्राज्यवाद है। उनकी बुक भी यही बोलती है कि इम्पीरियलिज्म इज़ द हायर स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इन्होंने मोनोपोली कैपिटलिज्म कहा है, इसे मोनोपोली कैपिटलिज्म कहा है। और ये बोलते हैं कि विश्व जो है ना 2 टियर स्ट्रक्चर है विश्व का। एक है कोर, मतलब जो बीच के देश हैं, ये कोर है, और दूसरा है पेरीफेरी, जो विकासशील देश हैं। तो ये कहता है कि जो कोर के देश हैं, जो पूंजीपति देश हैं, ये पेरीफेरी या ये बीच के जो कोर हैं ये विकसित देश हैं, और पेरीफेरी है विकासशील और अविकसित देश, है ना। तो लेनिन बोलता है कि जो ये विकसित देश हैं, ये साम्राज्यवादी देश हैं, ये पेरीफेरी का शोषण करते हैं। ये अविकसित और विकासशील देश जो हैं, गरीब देश हैं, अफ्रीका, एशिया का, इनका शोषण करते हैं। इनसे कम दाम में खरीद लेते हैं कच्चा माल, ठीक है, और उसे तैयार करते हैं अपनी फैक्ट्रियों में, और अधिक दाम में फिर इन्हीं को बेचते हैं। तो इनका शोषण करते हैं जो कोर के देश हैं, ऐसा लेनिन का कहना था। अब दूसरा विचार देखेंगे हम, जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी के मुख्य चिंतक तो लेनिन है। इसकी शुरुआत लेनिन ने ही की थी। जो हम ये देख रहे हैं कि कोर और पेरीफेरी, मतलब जो पेरीफेरी के देश हैं वो कोर के देशों पर निर्भर हैं, तो ये बात सबसे पहले लेनिन का था। तो डिपेंडेंसी थ्योरी की शुरुआत या मुख्य विचार लेनिन ने दिया। इसके अन्य थिंकर हैं जैसे आंद्रे गुंडर फ्रैंक, एजी फ्रैंक। एजी फ्रैंक जो हैं उनकी कुछ बुक्स हैं महत्वपूर्ण, जैसे पहली एक महत्वपूर्ण बुक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। मुख्यतः आंद्रे गुंडर फ्रैंक, इन्होंने ना लैटिन अमेरिका का अध्ययन किया था। ठीक है, तो कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। इनकी अगली पुस्तक है द अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आता है कि ये बुक किसकी है। तो इन्होंने 2-3 सिद्धांत दिए हैं जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इन्होंने एक दिया अल्प विकास का विकास सिद्धांत, एक दिया इन्होंने ध्रुवीय सिद्धांत, और एक दिया इन्होंने महानगरीय उपग्रह सिद्धांत। ठीक है, तो ये बोलते हैं, आंद्रे गुंडर फ्रैंक बोलते हैं कि सेम बात करते हैं जैसे लेनिन किया था। ये बोलते हैं कि एक कोर है, कोर के देश हैं, और इसके अगल बगल जो हैं वो पेरीफेरी के देश हैं। ठीक है, और जो कोर का देश है, जो विकसित देश हैं, ये पेरीफेरी के देशों का शोषण करते हैं। पेरीफेरी के देश जो है वो गरीब हैं, वो कच्चा माल कोर को बेचते हैं बहुत कम दाम में। ठीक है, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पेरीफेरी के पास, इनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, इनके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है ये। तो ये कच्चा माल बेचते हैं कोर को। कोर अपनी मशीनों के बल पर, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से उनका तैयार माल बनाता है, और फिर उसी को पेरीफेरी के देशों में बेचता है। जैसे मान लो पेरीफेरी के देश के पास लोहा बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके यहाँ पत्थर होता है जिसमें लोहा रहेगा। तो ये उस लोह अयस्क को बेचेंगे कोर के देशों को। कोर के देश उससे बढ़िया स्टील बनाएंगे, कुल्हाड़ी बनाएंगे, फावड़ा बनाएंगे, मशीनें बनाएंगे, और उन्हें पेरीफेरी के देशों को बहुत महंगे दाम पे बेचेंगे। तो यही इसका कहना था कि वेस्ट इज सिस्टमेटिकली अंडर डेवलप्ड देम। तो जो वेस्ट है, जो
वेस्ट के जो देश हैं उन्होंने सिस्टमेटिकली जो पूर्व के देश हैं उनको अंडर डेवलप किया है, उनको उनके जो विकास है उसको नहीं होने दिया है, ऐसा आंद्रे गुंडर फ्रेंक का कहना था। तो दो तीन चीज़ें आप इनमें देखिएगा। इसकी जो बुक्स हैं, जो दो बुक बताया हूँ मैं, इन्हें अच्छे से देखिएगा। ये जो दो तीन सिद्धांत है, अल्प विकास का विकास सिद्धांत, ध्रुवीय सिद्धांत और महानगरीय उपग्रह सिद्धांत, ये किसने दिया था अगर सवाल आता है तो आंद्रे गुंडर फ्रेंक। और इन्होंने टू टेयर सिस्टम की बात की, कोर और पेरीफेरी। इसके बाद आते हैं वॉलरस्टीन। वॉलरस्टीन ने कुछ बुक्स लिखी हैं महत्वपूर्ण पुस्तक, जैसे जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम और डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। वॉलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं। ये सीधा सवाल आता है कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी, तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलरस्टीन की है। वॉलरस्टीन बोलते हैं कि केवल कोर और पेरीफेरी नहीं होता है ना, वो बोलते हैं कोर, पेरीफेरी और इसके बीच में एक होता है सेमी पेरीफेरी। इसको ऐसे समझिए कि कोर है विकसित देश, पेरीफेरी है अविकसित देश, ठीक है, ठीक है, अविकसित, जो अफ्रीका के देश हो गए मान लो कोई से, अविकसित देश हैं ये, ठीक है। कोर है विकसित देश और इसके बीच में मध्यम वर्ग की तरह है विकासशील देश, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि पेरीफेरी का शोषण सेमी पेरीफेरी भी करता है और कोर भी करता है, ठीक है। गरीब आदमी का सब शोषण करते हैं। सेमी पेरीफेरी का शोषण कोर करता है ना, कोर तो विकसित देश है, उसका शोषण कौन करेगा। तो यही बोलता है कि जो रिसोर्स है, जो कच्चा माल है, वो पेरीफेरी बेचता है कोर को, ठीक है। कोर उससे बढ़िया सामान बनाता है, गुड्स बनाता है, और वो बेचता है सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी को। वैसे ही सेमी पेरीफेरी भी रिसोर्स बेचता है कोर को। तो इनका कहना था कि तीन सिस्टम बांटे ये, इसीलिए इसको तीन भागों में बांटे देशों को, इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत बार आया है यूजीसी नेट में, आप PYQ करेंगे तो एक तो इनकी बुक्स और दूसरा इन्होंने सिद्धांत जो दिया उसका नाम। इसे हम और देखें तो एक समीर अमीन है, उन्होंने अफ्रीका का अध्ययन किया था और उनकी बुक का नाम है अनइक्वल डेवलपमेंट, ठीक है। वैसे डॉस सेंटोस है, उन्होंने न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी दी। इसे आप बस मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ जिससे आपको अलग से डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ना ना पड़े, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी डिपेंडेंसी थ्योरी है और उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हूँ। कार्डोसो ने कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी का सिद्धांत दिया, ठीक है। तीसरा है ग्रामसीवाद। ग्रामसीवाद देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रॉबर्ट कॉक्स। ग्रामसी ने अपना सिद्धांत दिया था जिसमें ग्रामसी बोलते थे कि हेजेमनी का सिद्धांत दिया था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो केवल मतलब वो स्थापित है सहमति द्वारा और हेजेमनी द्वारा उसको स्थापित किया गया है, ऐसा ग्रामसी का कहना था। तो इसे ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस सिद्धांत को देते हैं रॉबर्ट कॉक्स। और रॉबर्ट कॉक्स अपनी बुक लिखते हैं प्रोडक्शन, पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। और उनकी एक बुक है सोशल फोर्सेस, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर दोनों बुक में है, देखिए आप, ठीक है। तो इससे आप इसको पहचान लीजिएगा कि रॉबर्ट कॉक्स की बुक है। रॉबर्ट कॉक्स एक कोट है उनका महत्वपूर्ण कि थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, कि जो थ्योरी होती है हमेशा वो किसी उद्देश्य से बनाई जाती है और किसी उसका कोई लक्ष्य होता है। मतलब कि कोई भी सिद्धांत दिया गया है, जैसे उदारवाद का सिद्धांत दिया गया है या मुक्त व्यापार का जो बात जो की जाती है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो सिद्धांत हैं वो किसी के लिए बनाए जाते हैं, फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, या किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा रॉबर्ट कॉक्स बोलते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि थ्योरी कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होती, न ही वो मूल्य निरपेक्ष होती, वैल्यू फ्री भी नहीं होती। तो रॉबर्ट कॉक्स का ऐसा कहना था और इसीलिए वो रियलिज्म का आलोचना करते हैं, यथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि जो यथार्थवाद है
वो विकसित राष्ट्रों के हितों को पूरा करता है। ठीक है, वो विश्व की सही व्याख्या नहीं करता यथार्थवाद, केवल वो विकसित राष्ट्रों के हितों को पूरा करता है। और इनका एक कथन था कि साम्राज्यवाद जो है वह सहमति से कायम रहता है। हाँ, इसमें जैसे जो ग्रामसी कहते थे वही इन्होंने कहा कि हेजेमनी की बात की, कि जो साम्राज्यवाद है वो सहमति से कायम रहता है। ठीक है, अगला जो स्कूल है या फिर इसमें मार्क्सवाद का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी फ्रैंकफर्ट स्कूल पहले जर्मनी में थी, और जब हिटलर वहाँ पे आता है तो ये अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा विकसित की गई। इसके प्रमुख चिंतक हैं हर्बर्ट मार्क्यूज, हैबरमास और एंड्रयू लिंकलेटर। इसे हम जब थ्योरी का वीडियो डालेंगे तो थ्योरी में हम जब मार्क्सवाद पढ़ाएंगे तो उसमें इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल को। तो इसके थिंकर हैं मार्क्यूज, हैबरमास, एंड्रयू लिंकलेटर, ये सब। और ये ना, जैसे मार्क्स बोलता था कि एक कोर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये कोर में होती है अर्थव्यवस्था, और बाकी जो मार्क्स का कहना था कि कोर में अर्थव्यवस्था होती है और बाकी जो कल्चर है, मीडिया है, फैमिली है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है और ये अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर होती है। लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो थिंकर थे, जो क्रिटिकल थ्योरी के चिंतक थे, इन्होंने कहा कि सुपर स्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण है और इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर पर फोकस किया, है ना, जैसे कल्चर है, मीडिया है, फैमिली है, इस पे फोकस किया इन्होंने। और ये बोलते थे कि देखो, मार्क्स का कहना है कि सर्वहारा क्रांति कर देंगे, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो एक होंगे और क्रांति करेंगे। लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल का कहना था, क्रिटिकल थ्योरी का कहना था कि सर्वहारा क्रांति अब मुश्किल है ना, सर्वहारा क्रांति अब मुश्किल है। और इसीलिए हर्बर्ट मार्क्यूज बोलते हैं वन डायमेंशनल सोसाइटी होती जा रही है। अब सर्वहारा क्रांति बहुत मुश्किल है क्योंकि समाज जो है ना एक विमीय होता जा रहा है, वन डायमेंशनल होता जा रहा है ना। तो इसके जो थिंकर हैं उनकी दो जनरेशन दिखाई देती है। फर्स्ट जनरेशन थिंकर है एडोर्नो, हॉर्खहाइमर, मार्क्यूज, ये सब फर्स्ट जनरेशन के थिंकर हैं। और सेकंड जनरेशन के थिंकर है हैबरमास। तो आप PYQ देखेंगे तो यहाँ से सीधा सवाल आता है कि फर्स्ट जनरेशन के थिंकर इनमें से कौन नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा हैबरमास। तो आप इस पे राइट करिएगा तो आपका एक सवाल सही हो जाएगा। तो यहाँ से भी सवाल आता है। तो मार्क्सिज्म इन IR पे मोटे मोटे तौर पे हम इतने विचारों को देख सकते हैं। आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से एक आध सवाल आ ही जाता है हर साल। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम अपनी PDF को अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे और उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा अभी तक के वीडियोस का। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।